हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या के ऊपर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, वास्तविक संख्या को यदि हमें समझना है तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। मैं उन सभी पॉइंट्स के ऊपर आज की इस क्लास में डिस्कशन करने वाला हूं। वास्तविक संख्याएं। देखिए, अगर वास्तविक संख्याओं की मैं बात करूं तो वास्तविक संख्या को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसे पद आपको देखने को मिलेंगे जो हो सकता है कि आगे आपको चैप्टर के अंदर परेशान करे। इसलिए सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि सर, ये जो संख्या प्रणाली होती है, इस संख्या प्रणाली में कौन कौन सी संख्याएं आती है, किस तरीके की संख्याएं आती है, उन सब चीजों को हम लोग एक बेहतर तरीके से समझ ले। एक बार जब उनको आप बेस्ट तरीके से समझ लेंगे, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वास्तविक संख्याओं वाले पार्ट को भी आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए कोर पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पर संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, या फिर मैं कहूं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती है। ये सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो से आप क्या करने वाले हैं, कोर पार्ट, जो मेन पार्ट है वास्तविक संख्याओं का, उसको आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में यदि हम टॉपिक की चर्चा करें कि क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये रहने वाला है आपका संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली। यदि आप क्लास 10th के सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो शुरुआत में ये पॉइंट्स वहां पर नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आप बेहतर तरीके से चीजों को समझना चाहेंगे, आप चाहते हैं कि सर मैं क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव हो या फिर मान लीजिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, उनको बेस्ट तरीके से समझूं, तो ऐसी कंडीशन में आपको इन टॉपिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा, ताकि जो टर्म्स आपको देखने को मिले लाइक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, धनात्मक पूर्णांक की सारी बात आप बड़े अच्छे से समझ पाए। तो संख्या प्रणाली में यदि हम चर्चा करें तो जो सबसे पहला हमारे पास में पॉइंट आने वाला है, सबसे पहली संख्या जो हमारे सामने आने वाली है, उसको बोला जाता है प्राकृत संख्याएं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। अब बात आती है सर, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो वो नंबर्स, वो संख्याएं जो आपके पास में, ध्यान से देखिएगा, 1 से शुरू हो रही है, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, और इस तरीके से जो संख्याएं आगे बढ़ती जाएगी उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। बहुत सी बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर जो प्राकृत संख्याएं होती है उसमें 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आ रहे हैं, क्या जीरो भी इसके अंदर आता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि प्राकृत संख्याओं के अंदर जीरो नहीं आएगा। 1 से लेकर जो भी आपके पास में पूर्णांक आने वाले हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? प्राकृत संख्याओं में। प्राकृत संख्याओं को हम n से दर्शाते हैं। प्राकृत संख्याओं को n से दर्शाया जाता है। प्राकृत संख्याओं को n से दर्शाया जाएगा। जनरली कहीं पर भी अगर आपको n देखने को मिल रहा है तो वो मेंशन करेगा कि यहां पर n प्राकृत संख्याओं को दर्शाता है। उसके बाद में जो दूसरी संख्या आपके पास में आएगी उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि आप प्राकृत संख्या को ध्यान से देखें, पूर्ण संख्या, या आप चाहे तो पूर्ण संख्याएं भी बोल सकते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर्स, इसलिए उसका एन यहां पर उठाया गया है। ऐसे पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर्स, यहां से आप डब्लू उठाते हैं। तो इन पूर्ण संख्याओं को डब्लू से दर्शाया जाता है। लेकिन ये होती क्या है, जो प्राकृत संख्याएं आपको ऊपर दी गई है, अगर उसमें जीरो को आप ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी 0 1 2 3 4 5। ये जो संख्याएं आपके पास में आ रही है, इन सभी संख्याओं को आप पूर्ण संख्या के अंदर रखते हैं। यानी अगर कोई पूछता है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, तो आप कहेंगे सर 0 1 2 3 4 एंड सोन, जो इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा वो आपका पूर्ण संख्याओं की कैटेगरी में आने वाला है। लेकिन यदि इसमें से आप जीरो को हटा देते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके पास में वो प्राकृत संख्याएं बन जाएगी। सर पूर्ण संख्याओं को डब्लू से दर्शाया जाता है।
पूर्ण संख्याओं को W से दर्शाया जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि जो पूर्ण संख्या होती है बेटा उसको W से हम लोग दर्शाते हैं। तो मेरे ख्याल से प्राकृत और पूर्ण संख्या है, इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब अगर हम लोग यहां से आगे चले तो उसके बाद में हमारे पास में आते बेटा इंटीजर्स, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। अगर मैं पूर्णांक संख्याओं की बात करूंगा तो अगेन पूर्णांक संख्याओं में क्या आने वाला है सर, जीरो जिसकी आप बात कर रहे थे, अगर इससे इस साइड में चलूंगा 1 2 3 4 एंड सॉन, और इससे अगर मैं पीछे की साइड आता हूं -1 -2 -3 -4 एंड सॉन, ये सभी किसमें आने वाले बच्चे, पूर्णांक के अंदर आने वाले। सभी नंबर्स किसके अंदर आते हैं, पूर्णांक संख्या के अंदर यहां पर कंसीडर किए जाते हैं। पूर्णांक को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्णांक संख्याओं को आई या फिर जेड, आई या फिर जेड से दर्शाया जाता है। आई या फिर जेड से दर्शाया जाता है पूर्णांक संख्याओं को। क्लियर है इतनी बात। सर इन्हीं पूर्णांक संख्याओं में यदि मैं कुछ परिवर्तन करता हूं तो यहां से हमारे पास में एक टर्म निकल कर आती है जिसको बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं यानी कि वो संख्या जो पॉजिटिव होती है। बहुत सी बार बच्चों को इसको लेकर कंफ्यूजन होता है, बेटा जीरो के बाद में जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये जीरो है, इसके बाद में जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो धनात्मक है। जीरो से पहले ऋणात्मक है, जीरो को आप ना तो धनात्मक में रखेंगे ना ही ऋणात्मक में रखेंगे। इसलिए यदि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की बात होती है तो ये आएगा आपके पास में 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप समझ सकते हैं इतनी बात कि सर ये जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है इनको देखकर हमें ऐसा महसूस होता है कि सर यही प्राकृत संख्या है। यही क्या आ रही है बच्चे आपके पास में, प्राकृत संख्या है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं वही आपकी प्राकृत संख्याएं बन जाएगी। सर इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो देखिए धनात्मक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को आई प्लस जेड प्लस से दर्शाया जाता है। क्लियर है। अगर आप आई से पूर्णांक को बताते हैं तो धनात्मक पूर्णांक आई प्लस हो जाएगा। अगर आप जेड से पूर्णांक को बताते हैं तो धनात्मक पूर्णांक क्या बन जाएगा आपके पास में, जेड प्लस बन जाएगा। ऐसे ही आपके पास में जो 5 नंबर आएगा उसको आप ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं भी बोल सकते हैं या अधनात्मक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, ऋणात्मक और अधनात्मक दोनों में एक फर्क है। सर क्या फर्क है, मैंने कहा पहले मैं ऋणात्मक बताता हूं आपको। ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं की अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर वो पूर्णांक संख्याएं जो नेगेटिव ऋणात्मक है, तो सर उसमें कौन कौन आने वाला है, बहुत सिंपल है, 0 -1 -2 और इस तरीके से जो भी संख्याएं आने वाली है वो किस में आ जाएगी बेटा, ऋणात्मक में आ जाएगी। अच्छा सर जीरो इसमें होगा, नहीं सर बिल्कुल जीरो यहां पर नहीं होगा, क्योंकि जीरो जो है उसको ना धनात्मक में रखा जाता है ना ऋणात्मक में रखा जाता है। तो -1 -2 एंड -3, सर इसको किससे दर्शाया जाता है, तो आप यहां पर कहेंगे ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को आई माइनस
z माइनस से दर्शाया जाता है, i माइनस जेड माइनस से दर्शाया जाता है, क्योंकि ये ऋणात्मक आपके सामने बन रही है। तो मुझे लगता है कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या है। अभी आपने ये सुना होगा कि मैंने कहा ऋणात्मक और अधनात्मक में यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब ये डिफरेंस क्या आता है उसको मैं अगली स्लाइड के अंदर दिखाता हूं। यहां पर तो हमने लिखा है यहां पर 6 नंबर, जिसको हमने बोला अधनात्मक अधनात्मक पूर्णांक संख्याएं, अधनात्मक पूर्णांक संख्याएं। अधनात्मक पूर्णांक संख्याओं की बच्चे अगर मैं बात करूंगा तो अधनात्मक पूर्णांक संख्याओं की अगर मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं तो मैं साफ साफ यही बात कहूंगा कि सर वो संख्याएं या वो पूर्णांक संख्याएं जो अधनात्मक हो, यानी धनात्मक ना हो। ऐसा नहीं बोला गया कि ऋणात्मक हो, बोला गया कि धनात्मक ना हो। तो धनात्मक ना हो में ऋणात्मक भी आएगा और वो नंबर भी आएगा, वो संख्या भी आएगी जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में नहीं आता हो, यानी कि जीरो। तो आप कहेंगे सर अगर अधनात्मक पूर्णांक की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो इसके अंदर जीरो भी आएगा, और जो धनात्मक नहीं है मैंने कहा -1 -2 -3, तो यहाँ पर जीरो एक्स्ट्रा आ गया आपके पास में। उम्मीद कर रहा हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक भी और जीरो भी, इसके लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक नोटेशन हम लोग यूज करते नहीं है। फिर हमने कहा सर 7 नंबर अऋणात्मक अऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब यदि हम बात करें बेटा अऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं की, तो अऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक नहीं है, तो जीरो और धनात्मक इस कैटेगरी में आएगी। तो आप कहेंगे सर यहां पर आ जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इनको देखकर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर अगर अऋणात्मक को मैं ध्यान से यहां पर फोकस करूंगा तो जो अऋणात्मक होती है हमारे पास में, वो अऋणात्मक किस कैटेगरी में जाएगी? बोला सर अऋणात्मक में देखिए 1 2 3 4 आ गया, यहां से यहां तक प्राकृत, और प्राकृत के अंदर यदि मैं जीरो शून्य को ऐड कर देता हूं तो ये जो संख्याएं बन जाती है पूर्ण संख्याएं बन जाती है। ये क्या बन जाती है बेटा? एक पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। ये पोर्शन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे? ये रिप्रेजेंट करेगा पूर्ण संख्याओं को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पूर्ण संख्याओं को। देखिए इसको मैं एक साथ नंबर लाइन पर आपको दर्शाने की कोशिश करता हूं किस तरीके से सर इसको दिखाया जा सकता है, ताकि आपका अगर कोई कंफ्यूजन हो इसको लेकर तो वो कंफ्यूजन भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि सर आपने यहां पर जितने भी पूर्णांक थे, जितने भी पूर्णांक है उन सबको दर्शा दिया, 0 1 2 3 4, और इसी तरीके से चलता रहेगा, -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो मैंने कहा कि सर यहां पर मैंने कहा कि सर यहां पर अगर मैं इन नंबर्स को ऑब्जर्व करूं, आपने कहा सर ये कौन से नंबर है? मैंने कहा 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा बच्चा आपके पास में प्राकृत प्राकृत संख्याएं। एग्री करते हैं सभी बच्चे? बिल्कुल सर। सर इसमें जैसे ही मैं जीरो को ले आऊंगा, अब क्या हो जाएगा? मैंने कहा अब बन जाएगा ये हमारे पास में पूर्ण संख्याएं। ये क्या बन जाएगा बेटा? पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं और उसके बाद में क्या आ गया आपके पास में? पूर्ण संख्याएं। हमने कहा सर ये जो पूरे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं यहां से यहां तक, बोला सर जो पूरे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं बेटा यहां से यहां तक, ये कौन है? बोला सर ये तो पूर्णांक हो गए, पूर्णांक संख्याएं। ये क्या हो गया बेटा आपके पास? पूर्णांक संख्याएं। फिर हमने कहा कि सर अगर मैं यहां पर 1 से लेकर और आगे तक जाऊं तो आपने कहा सर ये हो गया धनात्मक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं।
सर ऐसे ही मैं ये जो मेरे पास में -1 से चालू हो रहा है, इसको क्या कहूंगा? मैंने कहा ये बन जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। अच्छा सर, यहां पर अगर मैं अब 0 को भी कंसीडर कर लूं तो? मैंने कहा 0 प्लस धनात्मक, इसको बोला जाता ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। अऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ऐसे ही बच्चे, अगर मैं यहां पर 0 को ले जाऊं और ऋणात्मक को ले लेता हूं, तो आप कहेंगे सर ये बन जाएगा धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये अभी तक की जितनी भी संख्याएं थी वो सारी की सारी मैं यहां पर आपको दिखा पा रहा हूं, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना क्लियर हो रहा होगा, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं हो रहा होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोगों को परफेक्टली समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां से थोड़ा सा आगे चलूंगा और जो नई संख्या हमारे सामने आएगी 8 नंबर पर, उसको इंट्रोड्यूस करवाता हूं, जिसको हम बोलते हैं सम संख्या। सम संख्याएं। सर ये सम संख्याएं क्या होती है? ऐसी पूर्णांक संख्याएं, ऐसी पूर्णांक संख्याएं जो 2 से भाज्य हो, जो 2 से क्या हो जाए बेटा आपके पास में विभाजित होती हो, तो उसको हम क्या कहेंगे यहां पर? सम संख्या। तो आप कहेंगे यहां पर ऐसी पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं जो 2 से विभाजित, जो 2 से विभाजित हो, उसे सम संख्या कहा जाता है। उसे सम संख्या कहा जाता है। सर जैसे 2, 4, 2, 4, 6 और इसी तरीके से ये संख्याएं आगे बढ़ती रहेगी। क्लियर है? सर ऐसे ही हमारे पास में 9 नंबर पर एक और संख्या आती है जिसको हम बोलते हैं विषम संख्या। तो ये बन जाएगा विषम संख्याएं। अब ये क्या चीज है सर? तो आप कहेंगे सर ऐसी पूर्णांक संख्याएं। अच्छा सर, यहां पर माइनस भी होता है क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, -2, -4 वो भी ले सकते हैं, ध्यान रखना। ऐसी पूर्णांक संख्याएं जो 2 से विभाजित, 2 से विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या, विषम संख्या कहा जाता है। सर विषम संख्या कहा जाता है का क्या मतलब है? विषम संख्या कहा जाता है, इसमें आपके पास में आ जाएगा 1, 3, 5, सर कुछ माइनस, -7, -5, ये सब भी इसमें आ जाएंगे। क्लियर है? तो सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं होना चाहिए। देखिए अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टर्म आती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? अभाज्य संख्या, जिसको आप इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य अभाज्य संख्या। अब यदि हम बात करें बेटा अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर यानी ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो किसी से भी, लाइक आप बोल सकते हो सर या तो वो खुद से विभाजित है या फिर वो 1 से विभाजित है, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर? अभाज्य संख्या। अब जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर सर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2, 3, या चलो 1 की भी बात कर लेंगे, 4, 5, 6, ये जितने भी
पूर्णांक आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से मैंने शुरुआत की है 1 से। अगर 1 से शुरुआत की है तो सर ये कौन सी संख्याएं बन गई? सर ये बन गई आपके पास में प्राकृत संख्याएं। तो आप कहेंगे सर वो प्राकृत संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित है या फिर खुद से विभाजित है, उसको क्या बोला जाता है? यहां पर उसको बोला जाता है बेटा अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले सर 1, मैंने कहा देखिए 1 जो है वो ना तो भाज्य संख्या है, ना 1 भाज्य। सर भाज्य क्या होता है? अब लिखवा दूंगा, भाज्य और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोनों में नहीं माना जाता है। 1 को किसी में नहीं मानना, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं 2 की। तो सर ये 2 और 1 से विभाजित है। सर ये 3 और 1 से विभाजित है। सर ये 1, 2 और 4 से विभाजित है। ये 1 और 5 से विभाजित है। ये 1, 2 और 3 से विभाजित है। तो सर आप ध्यान से देखिए, 2 खुद से और 1 से विभाजित है, 3 खुद से और 1 से विभाजित है, 5 खुद से और 1 से विभाजित है। तो ये आपके पास में अभाज्य संख्या है। ये क्या है आपके पास में? अभाज्य संख्या है। सर ये आपके पास में एक अभाज्य संख्या है। सर ये 5 एक अभाज्य संख्या है। तो बाकी संख्याएं, जैसे सर 4 जो आ रहा है वो भाज्य में आएगा और 6 जो आ रहा है वो भाज्य में आएगा। तो आप चाहें तो यहां पर अभाज्य संख्या एवं भाज्य संख्या दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट हो पा रही है, तो हम इसको साथ साथ यहां पर परिभाषित कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो समझाने वाला पोर्शन था वो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं आया होगा। तो आप अगर इसको परिभाषा के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे ऐसी प्राकृत संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो सिर्फ 1 से और स्वयं से विभाजित हो, विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या बोला जाता है। अभाज्य संख्या कहा जाता है। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं बेटा? अभाज्य संख्या यहां पर बोलते हैं। अब देखिए यहां पर आपने कहा कि सर ये अभाज्य है, लेकिन 4 जो आप देख पा रहे हैं और 6 जो आप देख पा रहे हैं ये तो भाज्य हुआ ना। अच्छा, अभाज्य संख्या की एक और परिभाषा आप बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, आप जिनके 2 गुणनखंड आपको दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलेंगे आप? अभाज्य बोलेंगे। तो आप कहेंगे अभाज्य, अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड होते हैं। मेरे ख्याल से ये जो अभाज्य के लिए मैंने लिखा है, यहां से देखकर आप भाज्य के बारे में भी इंफॉर्म कर सकते हैं। एक बार देखिए और बताएं इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर है? मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सर यहीं से हम भाज्य के बारे में भी बता देते हैं। तो हमने कहा कि सर ऐसी प्राकृत संख्याएं
जो 1 और स्वयं के अलावा भी किसी स्वयं के अलावा भी कम से कम किसी एक संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे बेटा? भाज्य संख्या। अब अगर वो स्वयं और 1 के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सर उसके 2 से ज्यादा यानी 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। किसी भी भाज्य संख्या के 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे सर अगर मैं कहूं 4 तो 1 2 एंड 4 3 गुणनखंड हो गए ना सर। 9 1 3 9 सर। 16 1 2 4 8 16 3 से ज्यादा गुणनखंड हो गए। क्लियर है? अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आ रही है सर, जो वन लाइनर या एमसीक्यू में भी सर हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो 1 जो है वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ये मैं बता चुका हूं। 2 जो आपके पास में है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 जो है वो आपके पास में क्या है बेटा? सबसे छोटी। 2 सबसे छोटी, जो 2 अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, एक मिनट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। सर कैसे लिखा आपने ये बात? मैंने कहा देखिए प्राकृत संख्या उसने कहा तो मैंने लाइन से चेक किया, मैंने कहा 1 किसी कैटेगरी में नहीं आता तो सबसे पहले 2 आया, तो 2 आपके पास अभाज्य आ रहा था, वही सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सर सबसे पहला जो भाज्य संख्या आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 4, तो 4 आपका सबसे छोटा भाज्य नंबर या कहेंगे भाज्य संख्या होगी। तो आप कहेंगे सर यहीं से हमारे पास में एक और पॉइंट आ जाता है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। मुझे ऐसा लगता है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है, इसमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां तक कि जो संख्याओं की कहानी मैंने आपको बताई है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास में मेन 2 संख्याएं और बचती है जहां से आपका रियल संख्या का कॉन्सेप्ट या कहेंगे आप वास्तविक संख्या का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू होने वाला है। सर कौन सा है वो? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आप कहेंगे सर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो अब अगर हम लोग बात करें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की, तो देखिए जरा ध्यान से। हमने कहा कोई भी संख्या जिसको आप लेट्स से सपोज q इक्वल्स टू आपने लिखा p अपॉन q। मैथमेटिक्स में बोला जाता है ये अगर अंश है, ये अगर हर है, तो पहली चीज तो आपके पास में हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये बात हमें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज इसमें बोला गया अगर p और q
ई आई। अब बहुत से बच्चे ये समझ नहीं पाते, इसका मतलब है पी और क्यू, ये ई जो है ये बता रहा है बिलोंग्स टू, आई का मतलब होता है इंटीजर, पूर्णांक। तो बोल रहा है पी और क्यू जहां पर क्या है बेटा, पूर्णांक है। मैं लिख देता हूं इस बात को अलग से ताकि आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं आए। इसका मतलब है पी क्यू पूर्णांक है। मतलब सर इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, सर इसका एग्जाम्पल बन जाएगा 3/2। दोनों पूर्णांक ना, ऐसा नहीं बन सकता 3/1.2 या 1.5, नहीं, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। हमने कहा ठीक है सर। तो उसने कहा कि सर यदि आपको क्यू दिया गया है पी अपॉन स्मॉल क्यू के फॉर्मेट में, जहां पर पी और क्यू आपके पास में पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको देखना है कि सर जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो दशमलव, लाइक इसको मैंने सॉल्व किया, आंसर आ गया 3.2, मैंने कहा 2 के बाद बोला कोई नंबर नहीं आ रहा, तो उसे बोला जाता है कि सर यहां पर दशमलव के बाद इसका जो प्रसार है वो प्रसार क्या हो चुका, रुक गया है ना। तो हमने बोला यदि यदि दशमलव के बाद संख्या का प्रसार रुक जाता है, रुक जाता है, या फिर संख्या दोहराने लग जाती है, दोहराने लग जाती है, तो उस संख्या को, उस संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। तो उस संख्या को बेटा परिमेय संख्या कहा जाता है, किसी को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर कोई एग्जांपल ऐसा समझा दीजिए जिससे हमें ये बात समझ में आ जाए। तो मैंने कहा जैसे 7/2 ये बन गया 3.5, तो दशमलव के बाद में प्रसार रुक गया ना। सर अगर 0 दिया गया, मैंने कहा 0 के डिवाइड में कुछ भी दिया गया बस 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 0/2, तो सर ये भी तो 0 होता ना, ये भी बेटा परिमेय है, ध्यान रखना। सर मैंने कहा अगर मान लीजिए -3/6 है, तो मैंने कहा कितना आएगा, -0.5, दशमलव के बाद प्रसार रुक गया है सर। सर मैंने कहा अगर 1/3 है, तो 1/3 है तो 0.333, सर ये तो नहीं रुक रहा। मैंने कहा हाँ नहीं रुक रहा, लेकिन ये दोहरा रहा है, तो दोहराने वाले केस में भी आप इसको क्या बोलने वाले बेटा, परिमेय बोलने वाला है। अगर ये दोहराता नहीं है तो फिर यहां पर दिक्कत हो सकती है, फिर आप उसको परिमेय के केस में नहीं मानेंगे। मैंने कहा सर ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा कि यदि यदि दशमलव के बाद प्रसार रुकता नहीं है, रुकता नहीं है, और संख्याएं दोहरा नहीं रही है, तो उस संख्या को या ऐसी संख्या को, तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे कि सर अगर आप √2 की वैल्यू देखेंगे तो दशमलव के बाद वो रुकती नहीं है, √3 की वैल्यू देखेंगे तो दशमलव के बाद वो रुकती नहीं है, √5 की वैल्यू देखेंगे तो दशमलव के बाद वो रुकती नहीं है। सर अगर मैं बात करूं पाई, दशमलव के बाद रुकता नहीं है। सर 22/7, मैंने कहा 22/7 और पाई जो है
ये एक जैसी नंबर नहीं है, ध्यान रखना, ये लगभग इसके बराबर होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दशमलव के बाद रुक जाता है, तो ये परिमेय संख्या में आता है, परिमेय संख्या। लेकिन बच्चे पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या में आता है, इस चीज का ध्यान रखिए। ये जो पाई आपके पास में है, ये कौन है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बोला सर पाई तो आपने अपरिमेय कहा था, पर ये तो परिमेय। मैंने कहा ये अलग है, ये अलग है, लेकिन हाँ ये लगभग बराबर होता है, इसलिए बहुत सी बार हम लोग इसकी जगह ये यूज कर लेते हैं। ठीक है। ऐसे आपने एक ई के बारे में सुना होगा, यूलर्स नंबर, ये भी आपके पास में अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आता है। अच्छा सर, आपने √2, √3, √5 तो बता दिया। अब जैसे मान लीजिए √8 है, मैंने कहा अब यहां पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जब √2 आपका अपरिमेय है तो इसको आप लिख सकते हैं 4√2। देखिए सर, ये जो संख्या आप देख पा रहे हैं, ये दशमलव के बाद इसका प्रसार रुकने वाला नहीं है। यदि दशमलव के बाद इसका प्रसार नहीं रुकेगा और इसको आप 4 से गुणा कर देंगे तब भी दशमलव के बाद इसका प्रसार नहीं रुकने वाला। इसलिए ध्यान रखना बच्चे, ये भी आपका अपरिमेय संख्या में ही आता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के अंदर ही आता है। तो अब अगर आप यहां पर देखें तो सर हमारे पास एक परिमेय संख्या हो गई और एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो हमने कहा कि सर अगर मैं परिमेय और अपरिमेय, अगर मैं परिमेय, अच्छा देखिए यहां पर एक और चीज मैं बता देता हूं, परिमेय संख्या को, परिमेय संख्याओं को Q से दर्शाया जाता है, जबकि अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं को Q बार या QC से दर्शाया जाता है। तो जब आप परिमेय संख्या, जब आप परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को मिला देंगे तो आपके पास में वास्तविक संख्याएं बन जाएगी, वास्तविक संख्याएं बन जाएगी। तो इन्हीं वास्तविक संख्याओं की चर्चा आपको अपने अध्याय नंबर 1, पाठ नंबर 1 के अंदर करनी है। तो अब आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि सर अगर कोई हमें पूर्णांक कहेगा तो हमें यह बात पता है पूर्णांक क्या होता है, यदि कोई हमें पूर्ण संख्या की बात करेगा तो हमें यह बात पता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि कोई हमें परिमेय संख्या की बात करेगा तो हमें यह बात पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज की इस क्लास में आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे कि सर अगर कोई वास्तविक संख्या होती है तो उस वास्तविक संख्या से हम कैसे डिसीजन लेते हैं कि परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। और इवन मैं कहूं कि इस वास्तविक संख्या के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपके सिलेबस में दी गई है। तो हर एक चीज को बहुत बारीकी से और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर वास्तविक संख्याओं के साथ में। थैंक यू सो मच।